अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। 3.2 का थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो उदाहरण है यानी एग्जाम्पल है उसको आज कवर करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, आपको कुछ बेसिक नॉलेज के लिए आपको स्क्रीन पर कुछ शर्त शो कर रहे होंगे, उसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि यदि समीकरण निकाय का व्यापक रूप, यानी कोई समीकरण का व्यापक रूप जो है रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन आपको दो ठो दिया हुआ रहेगा। एक दिया हुआ रहेगा आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा दूसरा का आपको दिया हुआ रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा ध्यान से देखिएगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करने के लिए। बट नहीं, आपसे ये पूछेगा कि a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 में संबंध क्या होता है। संबंध कहने का मतलब कि अगर आपसे ये पूछ दे कि बाबू बताओ कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 होता है, तो उस समीकरण, उन दोनों समीकरण या समीकरणों के युग्म को कैसा हल होगा, उनका ग्राफ कैसा होगा। तो आप क्या बताइएगा, उनका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, उनके जो हल होंगे संगत हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे, अविरोधी होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ये आप बता सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, अगर आपसे शर्त बोल दे और बोलेगा कि a1a2 b1b2 और c1c2 में इसका क्या रिलेशन होता है, तो आप बता सकते हैं कि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इसमें रिलेशन होता है और इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर जो शर्त दिए गए हैं उसका कंडीशन दिया गया है, उनका ग्राफ कैसा होगा वो भी दिया हुआ है, आप लोग समझ में गए होंगे। थर्ड नंबर में भी देखिए, शर्त दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, उनका ग्राफ दिया हुआ है कि ग्राफ क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे कि समानांतर होंगे कि संपाती होंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेम इसी बेस पर आपका एक्सरसाइज 3.2 है। अगर ये शर्त को याद रखिएगा तो 3.2 डिफिनेट है कि आपको 80% सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा कि सर इस शर्त को पिछला वीडियो में आपने बोला था कि नहीं याद करना है, ठीक है बच्चों, 10th के लिए ये शर्त आप याद कर ले तो बेटे कि आपको कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ आपको थियोरेटिकल नहीं पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यानी उसमें आंसर ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे कि बताइए कि ये जो समीकरण की युग्म है इनका ग्राफ कैसा होगा। सिर्फ समीकरण दिया हुआ रहेगा और आपसे ग्राफ पूछेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, तो आप ये शर्त लगा के यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। लेकिन वहां भी वो चीज जो इससे पिछला वाला वीडियो में हम आपको बताए थे, वो शर्त आप उस पर अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कौन सा इग्नोर करना चाहते हैं। अगर आप ये इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। दोनों ही आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि ये आपको पढ़ना है तो ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है उतना ही जितना ए है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों रिलेशन सेम टू सेम है, मिला लीजिए, कोई आपको फर्क नहीं नजर आएगा। बस देखने का नजरिया और सोचने का क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं
और कैसे देख रहे हैं इसे, और कुछ नहीं है, सेम टू सेम है, इसी चीज वो है जो पिछला वीडियो में बनाया, वो भी यही चीज है और ये भी यही चीज है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। हमको बताना दोनों था, हमने दोनों बता दिया, आपको एक्सेप्ट करना है, आप कौन सा एक्सेप्ट कीजिएगा आप पे डिपेंड करता है। चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज की ओर जाने से पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। आज एग्जाम्पल को पूरा कवर करेंगे, उसके बाद अगला वीडियो में एक्सरसाइज को कवर करेंगे, और एक जो एग्जाम्पल या थ्योरी अभी पता है उससे आपको जो एक्सरसाइज में सॉल्यूशन होगा आप कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर जो भी हम थ्योरी आज बता रहे हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं, इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है वो 80% सोल्व हो जाएगा, बशर्ते कि सही तरीके से और सही सोच के साथ काम कीजिए, आपको 80% एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगा। फिर भी मेरा फर्ज है, हम उस एक्सरसाइज को सॉल्यूशन अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बट आज का जो भी होगा वो एक्सरसाइज से पीछे का जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, 2 हो 4 हो या 6 हो, जो भी हो, उस टोटल एग्जाम्पल को हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। लैंग्वेज वाला जो भी क्वेश्चन है उसे भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे लैंग्वेज को पढ़ना है और कैसे उसके बीजीय गणितीय रूप में उसको प्रकट करना है। ये नहीं कि एकदम क्वेश्चन को गीत की तरह, गाना की तरह पढ़ दें और कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, उसको समझना है, क्वेश्चन में ही उसका जो आंसर हो, लिखने का जो तरीका है वह छिपा हुआ रहता है, बशर्ते कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, 1 से 2 बार में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन को स्पीडली पढ़ते हैं तो आपको 5 बार भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़िए, लैंग्वेज वाला जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसे धीरे धीरे पढ़ें और समझकर लिखने की कोशिश करें, उसको ढालने की कोशिश करें अलजेब्रिक फॉर्म में, वो आपके लिए बेहतरीन होगा। चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। एनसीईआरटी का क्लास 10th एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है वो हम देखते हैं। चलिए चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या बोल रहा है? उदाहरण नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि जांच कीजिए कि समीकरण का युग्म यानी समीकरण का जोड़ा जो x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12, ठीक, इस युग में संगत है। यदि ऐसा है तो इसे ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अगर ये जो समीकरण है, ये समीकरण का युग में जो है, इसका जो संगत होगा या असंगत होगा, क्या होगा? अगर संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक। तो संगत के लिए आपको बताया गया है, अभी शर्त बताए हैं। क्या बताए हैं? कि a1/a2 = not b1/b2 होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वे समीकरण के युग्म का संगत हल होगा, ठीक। तो चेक करते हैं कि अगर a1/a2 = not b1/b2 होता है तो हम क्या लिखेंगे कि ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। और संगत होंगे अर्थात प्रतिच्छेद करेंगे अर्थात एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ठीक। देखते हैं a1 क्या होता है। तो आपको बताया है समीकरण फर्स्ट का x कोफिशिएंट a1 होता है, समीकरण सेकेंड का x कोफिशिएंट जो होता है a2 होता है, और समीकरण फर्स्ट का y कोफिशिएंट b1 होता है, और समीकरण सेकेंड का y कोफिशिएंट b2 होता है। तो चलिए देखते हैं। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू क्या है? -3 है। ये देखिए तो इक्वल है 1/2 = -1 है? नहीं है अर्थात ये शर्त को पालन कर रहा है। तो हम लिखेंगे या कहेंगे कि ये समीकरण का संगत हल होंगे। संगत हल होंगे यानी संगत जब हल होंगे तो इनको बोलता है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए।
चलिए देखते हैं इसको ग्राफ बनाकर, और ग्राफ से इनका क्या सॉल्यूशन होता है, हल करना है, यानी एक्स और वाई का मान निकालना है ग्राफ की विधि से। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ का। ग्राफ में पुट करते हैं एक्स का वैल्यू, अगर हम 6 पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर वाई का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो एक्स का वैल्यू मिलेगा 6, ठीक। अब वाई का वैल्यू हम यहाँ 2 पुट करते हैं, वाई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 3 जा 6 और प्लस में माइनस में, यानी एक्स क्या मिलेगा, 0। इस प्रकार से इसमें देखिए, अगर x का वैल्यू हम 6 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। अगर y का वैल्यू -4 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू भाई मेरे देखिए क्या मिलेगा, 0। चलिए अब इसको इसमें ये दोनों पॉइंट और वो दोनों पॉइंट को ड्रॉ करना है, यानी दिखाना है कि किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, कहाँ रहेगा, स्थापित करना है इसको कोऑर्डिनेट में। तो चलिए x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यही होगा ये पॉइंट, x 6 y 0। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 यहाँ होगा, x 0 y 2 बी बिंदु। चलिए अब देखिए, ये दोनों से इसका ग्राफ खींचना है, ये दोनों पॉइंट से लाइन को मिला देना है, स्केल के द्वारा मिला देना है। इसका नाम रख देना है कुछ x + 3y = 6 हो गया। चलिए अब दूसरा को देखते हैं, x = 6 y = 0, यही रहेगा। x = 0 y = -4 यहाँ आएगा। चलिए अब ये दोनों से मिला देते हैं, ग्राफ खींचा गया। अब इसका नामकरण क्या होगा, 2x - 3y = 12 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका इक्वेशन का हल क्या हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन को ग्राफीय विधि से हल हुआ तो उसका आंसर क्या आया, तो बताए होंगे इससे पिछला वाला वीडियो में कि दोनों ग्राफ, दोनों जो लाइन इक्वेशन से लाइन खींचेंगे और दोनों लाइन जिस बिंदु पर कटेगी वही बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक x और दूसरा का y, वही उनका मान होगा। अतः x का जो मान होगा वो क्या होगा, 6, और y का मान जो क्या होगा वो क्या होगा, 0। आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। वो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 में। उदाहरण नंबर 5 क्वेश्चन बोलता है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब बोल रहा है कि इसका बताइए, ये जो समीकरण के युग्म में जो दिया गया है इसका कोई हल नहीं है, कि अद्वितीय हल है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, कैसे चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन से इसको इक्वेशन को संतुष्ट क्लियर करते हैं, हटाते हैं, फ्रैक्शन से विदाउट फ्रैक्शन करते हैं। तो विदाउट फ्रैक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। ये 3/5 है तो दोनों तरफ क्या 5/3 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत होगा, ध्यान से देखिएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 5x बचेगा। ये 3 से 24 कटेगा, 8 5 से 5 कट जाएगा, यानी कितना 8y बन जाएगा माइनस में, ठीक। और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1 बनेगा, इधर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन कैसा हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के जैसा ही हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के जैसा ही हो गया। आपको पूछ रहा है कि इसका कैसा हल होगा, कोई हल नहीं होगा, द्वितीय होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है इसका कंडीशन तीनों के। a1/a2 = नॉट b1/b2 अगर हो गया, रखते हैं c1/c2 कौन सा कंडीशन को फुलफिल करता है, ध्यान से देखिएगा। 5/5, ध्यान से देखिएगा, -8/-8 और 1/1, यानी 1/1 = 1/1 = 1/1, यानी ये कंडीशन को फुलफिल किया। यानी ये कंडीशन को फुलफिल किया, यानी कहने का मतलब
कि इसका अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। यानी इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ये दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ खिंचाएगा, लाइन खिंचाएगा, वे लाइन एक दूसरे पर होंगे, एक दूसरे पर होंगे। ध्यान दीजिएगा, तब ना अनेक हल होंगे। ठीक, या ये शर्त के हिसाब से हुआ। अगर ये देखिए, ये जब भी दोनों इक्वेशन एक जैसा हो, सेम टू सेम, तो उनका हल क्या होगा? अनेक हल होंगे। दो इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन सेम टू सेम हो, तो क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ समपाती होंगे। ठीक, वे ग्राफ क्या होंगे? समपाती होंगे। और उनका हल क्या होगा? अनंत हल होगा, अनगिनत हल होंगे। या एक इक्वेशन दूसरा हो और दूसरा इक्वेशन दूसरा हो, तो उस कंडीशन में अगर देखते हैं कि कोई ऐसा ही कोई दोनों में से कोई ऐसा इक्वेशन तो ना है जो दोनों साइड गुना करने पर दूसरे इक्वेशन के इक्वल हो जाए। जैसे देखिए 2x + 4y = 6 फर्स्ट इक्वेशन है। एक इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा x + 2y = 3, ये सेकंड इक्वेशन है। लेकिन ये दोनों इक्वेशन से जो ग्राफ खींचिएगा तो ये भी समपाती जाएगा। इसका भी, ये दोनों रेखीय जो समीकरण के युग में है, इनका भी हल जो होगा अनगिनत होगा। कैसे होगा? देखिए, दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो 2x बन जाएगा, 4y बन जाएगा, क्या बन गया? 6। देखिए, तो सेम टू सेम हो गया। और ये मैथमेटिकल रूल को भी फॉलो किया। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों साइड करते हैं, तो कोई मैथ पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सिमिलरली उसी प्रकार से किए तो ये चला गया कि कैसा? फर्स्ट इक्वेशन के जैसा। यानी ये दोनों क्या होंगे? एक जैसा होंगे तो क्या होंगे? समपाती होंगे। यानी आपको इस चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर एक इक्वेशन इस तरह से हो और एक इक्वेशन इस तरह से हो, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर जो दूसरा इक्वेशन है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट इक्वेशन जैसा तो नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो कह देंगे कि उसका ग्राफ जो होगा समपाती होगा, उसका हल जो होगा अनंत हल होंगे। ठीक, अगर सेम टू सेम ऐसा दिया हुआ रहे तो कहना ही नहीं है। या फिर उसमें मल्टीप्लाई, देखिए वही रूल की अप्लाई किए हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किए 5/3 से, आ गया फर्स्ट इक्वेशन जैसा, तो हम बोल दिए कि इसका हल क्या होगा? अनगिनत हल होंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा? समपाती ग्राफ होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपका उदाहरण नंबर 6 में। उदाहरण नंबर 6 चलते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, और इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम अलजेब्रिक फॉर्म में ढालने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, क्वेश्चन को आराम से धीरे धीरे पढ़िएगा और लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं, ध्यान दीजिए। हमको पता नहीं है कि कितना पैंट और कितना स्कर्ट चंपा ने खरीदी है, तो इस स्थिति में हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना कि चंपा ने पैंटों की संख्या जो है वो P से डिनोट करते हैं उसको। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। स्कर्टों की संख्या उसके पास कितनी थी? S। ठीक, अब चलते हैं कंडीशन से हम देखते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अब उसमें लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट, यानी स्थिति फर्स्ट। क्या स्थिति फर्स्ट बोलता है? क्वेश्चन पढ़िए, आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा था। बोल रहा है कि पैंटों की जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, पैंटों की संख्या नहीं, स्कर्टों की संख्या आपसे पहले बोला है कि स्कर्टों की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या के दुगने से कम है, दुगनी से 2 कम है, दुगनी से 2 कम है। स्कर्टों की संख्या पैंटों की दोगुनी से भी 2 कम है। यानी स्कर्ट की संख्या इतना है कि जितना वो पैंट लिया है ओकरा में भी 2 से गुना करे, तैयो नहीं पूरा होता है।
बेसी हो जा रहा है तो 2 घटाते हैं तब जाके स्कॉट की संख्या के बराबर होता है। ठीक, यानी स्कॉटों की संख्या पैंटों की संख्या के दुगनी से भी तो कम है। क्यों? क्योंकि इक्वल में हमको करना है, अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। बोल रहा है कि स्कॉटों की संख्या पैंटों की दुगनी से 2 कम है। क्यों? क्योंकि इक्वल करना है तो 2 से गुना करके -2 करना होगा। ठीक, ये इक्वेशन आपका क्या हो गया? फर्स्ट। और कंडीशन सेकंड में क्या बोलता है भाई, मेरे ध्यान से देखिए। स्कॉटों की जो संख्या है, खरीदी गई स्कॉटों की संख्या, एवरेज जो है स्कॉटों की संख्या है जो पैंटों की 4 गुनी से भी 4 घटाते हैं तब होता है बराबर, तब होता है स्कॉट के जितना खरीद था उसके बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको बताना है कि बताइए कि चंपा के पास कितने स्कॉट थे और कितने पैंट खरीदी थी। तो चलिए इस इक्वेशन को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो इसको ग्राफ खींचने के लिए आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉक्स आपको बहुत बार हम सिखा चुके हैं। एक्स वाई, इसका भी बॉक्स इधर बगल में बना लीजिए और इसमें भरिए एक्स वाई, इसमें मान पुट कीजिए और उसके बाद ग्राफ खींचिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। आपको इस प्रतियोगिता में टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है भाई? तो 10 है। अब 10 में से 2 भाग बटता है, एक गर्ल्स और दूसरा बॉयज। गर्ल्स और दूसरा कौन सी होता है? बॉयज। तो ध्यान दीजिएगा, गर्ल्स और बॉयज में रिस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है? गर्ल्स और बॉयज में जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से समझिएगा। क्या है रिस्ट्रिक्शन भाई मेरे? तो ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से, किससे? लड़कों के, तो लड़कों को कितना मान लेते हैं? x। लड़कों को कितना मानते हैं? x। तो लड़कियों की संख्या क्या होगा? x + 4 होगा। क्यों? क्योंकि लड़कों की संख्या से लड़की की संख्या कितना है? 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। अगर ये x है तो ये x + 4 होगा। अगर ये 8 है तो ये 12 होगा। ये अगर 16 है तो ये 20 होगा। अगर 20 है तो ये 24 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर ये x है तो ये x + 4 होगा। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये लिख लेते हैं, माना कि। इस तरह से भी क्वेश्चन को अगर बोर्ड में बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा आपको। चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न क्या बोलता है कि ये दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? टोटल यही ना है, लड़का और लड़की जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 10। यानी x + 4 + x = कितना होना चाहिए? 10। यानी 2x + 4 = 10। यानी 2x = 10 - 4 यानी 2x = 6। 2 3 जा 6, x के वैल्यू कितना आया? 3। यानी कहने का मतलब हुआ कि लड़कों की संख्या जो हुआ वो 3 और लड़की की जो संख्या हुआ वो कितना हुआ? 7। अतः लड़कों की संख्या = x, यानी x के वैल्यू कितना? 3। लड़कियों की संख्या जो हुआ वो कितना है? x + 4 यानी 3 + 4 यानी कितना? 7। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा।
फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली आपको जो 3.1 का इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन हम करवाए थे, सेकंड या थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसी का जैसा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पुनः हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यूज करते हैं। इक्वल होगा तो इक्वल यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं यूज करेंगे। यानी 5/7 और -4 साइन साथ में लेना है भाई मेरे। इसका जो आगे वाला साइन होगा साइन साथ में लेना है, ये नहीं कि साइन छोड़ देना सिर्फ 4 लेना है, तो गलत हो जाएगा। -4/6 और ये 8/-9 साइन साथ में लेना है। ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करते हैं। 5/7 और -4/6 यानी 2 जा 4 और 2 3 जा 6 यानी 2/3 और ये देखिए 8/-9। तो ये तो यही बराबर नहीं हुआ, तो यही नहीं बराबर तो आगे क्या देखना है? ऐसा कोई तो कंडीशन हो भी नहीं करता है। तो सिर्फ 2 गो ही नहीं बराबर होगा, अर्थात क्या होगा? संगत हल होगा, अर्थात कौची रेखा एक दूसरे के कौची करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक, इनका क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चेक करना है और लिखना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। थर्ड नंबर में क्वेश्चन में भी उसी प्रकार से बोल रहा है कि उसको यूज कीजिए। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को यूज करके आप बताइए कि किसका हल संगत होगा और किसका हल असंगत होगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, संगत कहने का मतलब कि A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, यानी संगत कहने का मतलब कोची एकदम एक दूसरे का भाई। एक दूसरे का भाई कब होगा? जब मिलेगा। ठीक, जब मिलेगा तब ना होंगे संगत। असंगत का मतलब कोची? समानांतर। समानांतर मतलब कोची? दोनों नहीं मिलने वाला है कभी, तो ये कोची हो गए? असंगत। तो संगत में कोची आता है? प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो प्रतिच्छेद चाहे तो ये भी आएगा, रेखा पर भी रेखा को हम बोल सकते हैं संगत। रेखा पर जब रेखा होगा तो उसको भी बोल सकते हैं संगत। लेकिन बट इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? इस कंडीशन में हमको मिलेगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। इस कंडीशन में क्या मिलेगा? प्रतिच्छेद की कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ठीक, लेकिन संगत ये भी होगा, ये भी होगा, बट ये क्या है? असंगत है ये, क्योंकि ये टच करेंगे तो संगत, अगर टच नहीं किए तो कौची? असंगत। असंगत मतलब समानांतर और संगत मतलब कोची? प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन को यूज करना है और बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 आता है तो संगत बोलेंगे। ठीक, अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ जाता है तो कहेंगे कोची? C1/C2 आ जाता है तो कहेंगे कोची कि ये जो रैखिक युग्म है ये क्या है? असंगत है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आज का सेशन यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं, बाय बाय।